हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के 100 राष्ट्रीय उद्यान जो आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को हम 4 पार्ट में आपके सामने रखेंगे। एक वीडियो में आपको 25 सवाल मिलने वाले हैं फुल डिटेल, और अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो पूरा देखना है। इसी वीडियो के बीच में आपको एक पासवर्ड मिलेगा, जिस पासवर्ड के जरिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, कंटेंट 1 नंबर का है, 100% मजा आ जाएगी आपको। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये आप अलवर राजस्थान में देखते हैं। कहां पर? अलवर राजस्थान में आप इसे देखते हैं। इसे 1955 में स्थापित किया गया था। 1955 में इसको स्थापित किया गया था। 1978 में बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया इसे। कब? 1978 में। क्लियर है? वर्ष 1990 में वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। आप जानते होंगे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्पेशली बाघ के लिए फेमस है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको चीता, तेंदुआ, चिंकारा, 4 सींग वाले मृग और बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं या मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम एक चीज और बताना चाहते हैं। इससे पहले हमने वर्तमान में कौन क्या है इसका बहुत ही अच्छा वीडियो बनाकर अपलोड किया है अपने चैनल पे, जिसको आप लोग जरूर देख लें, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। उसका भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, जो आपको ऊपर दिख रहा होगा, वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जरूर देख लें। ठीक है? ये डालमा वन्यजीव जो अभ्यारण्य जो है ये आपको कहाँ दिखाई देता है? तो ये आपको झारखंड में दिखाई देता है। कहां पे भाई? झारखंड में दिखाई देता है। और इसकी स्थापना 1976 यानी कि 1976 में हुई थी। यह एशियाई हाथियों के लिए फेमस है। जो आपके स्क्रीन पे है ना, यह आपका एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसका उद्घाटन संजय गांधी के द्वारा 1975 में किया गया था और इसे 1976 में स्थापित किया गया। मतलब जो इसका उद्घाटन है वो 75 में हुआ और स्थापना 76 में हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? चलिए, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां दिखाई देता है? तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको कर्नाटका में दिखाई देता है। कहां पे? कर्नाटका में। वर्ष 1970 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। वर्ष 2006 में देश का पहला तितली पार्क यहीं स्थापित किया गया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ष 2006 में देश का पहला तितली पार्क। समझ गए? यह उद्यान जंगली बिल्लियों, भारतीय तेंदुओं, बाघ, चीतों, हाथियों इनके लिए एक सुरक्षित स्थान माना जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बुक्सा टाइगर रिजर्व आपको कहां दिखाई देगा? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व आपको पश्चिम बंगाल में दिखाई देता है। कहां पे? पश्चिम बंगाल में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है जलपाईगुड़ी, वहीं पर आपको यह दिखाई देता है। बुक्सा टाइगर रिजर्व 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के तौर पर बनाया गया था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ध्यान रखिएगा, वर्ष 1992 में पश्चिम बंगाल सरकार ने बक्सा वन्यजीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको देखना है, भितरनिका नेशनल पार्क कहां पर दिखाई देता है? तो भितरनिका नेशनल पार्क जो है वो आपको उड़ीसा में दिखाई देता है। कहां पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में एक स्थान है जिसका नाम है केंद्रपाड़ा, वहां पर आपको ये दिखाई देता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसकी स्थापना 1998 में की गई। 1998 में इसे स्थापित किया गया। समझ गए? 19 अगस्त 2002 को इसे रामसर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये 2002 भी आपको अपने दिमाग में सेट रखना है। उसके बाद यह राष्ट्रीय उद्यान संकटग्रस्त एस्ट्रियन मगरमच्छों के बड़े आवास में से एक है। यहां पर आपको स्क्रीन पर मगरमच्छ का फोटो दिख रहा होगा, ये इन्हीं के लिए आवास का काम करता है। समझ गए भैया? बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका भितरनिका है ये भीतर और कड़िका नाम के 2 उड़िया शब्दों से मिलकर बना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो आपको कहां दिखाई देता है? तो नंदा देवी नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में दिखाई देता है। कहां पे? उत्तराखंड में दिखाई देता है। ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है। इसे 1982 में स्थापित किया गया था। कब? 1982 में इसको स्थापित किया गया था और 1988 में विश्व संगठन यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बनता है, जो आपको लगभग पता है। ठीक है भैया? यह रिजर्व यूनेस्को की विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में 2005 में अंकित किया गया। यह भी आपको दिमाग में रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य आपको कहां दिखाई देता है?
तो माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आपको 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, जो आपको सिरोही राजस्थान में दिखाई देता है। ठीक है, कहां पे? सिरोही राजस्थान में दिखाई देता है। और 1980 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, जो आप सब जानते हैं। यहाँ मुख्य रूप से आपको क्या दिखाई देता है? मुख्य रूप से आप तेंदुए और स्लोथ बियर, वाइल्ड बोर, सांभर, चिंकारा, इन सबको आप बड़े आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। समझ गए? चलिए, माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपको दिखाई देता है। इसकी स्थापना 1969 यानी कि 1969 में की गई थी। वर्ष 1979 में यानी कि 1979 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा हासिल हुआ या नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। आपको मालूम होना चाहिए यह वही पहाड़ है जो 20 रुपए के नोट की कहानी को बयां करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और समझना भैया, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में दिखाई देते हैं? तो उत्तर के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपको बिहार में दिखाई देता है। जब भी आप वाल्मीकि के बारे में बात करते हैं, ये कहानी बिहार की है। इसे 1990 में स्थापित किया गया था। इसे 1990 में स्थापित किया गया था। यह पार्क उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क और पश्चिम में हिमालय पर्वत की गंडक नदी से घिरा हुआ माना जाता है। समझ गए? यह राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से लुप्तप्राय प्राणियों का आवास क्षेत्र माना जाता है, जैसे कि चीता जो आपके स्क्रीन पे है। तो ये आपको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चलिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपको कर्नाटक में दिखाई देता है। कहां पे? कर्नाटक में एक स्थान है जिसका नाम है कोडागु, वहीं पर यह आपको दिखाई देता है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में गेम सेंचुरी के रूप में हुई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी आप संबोधित करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। यहाँ एशियाई हाथी पाए जाते हैं। यहाँ हाथियों के बड़े बड़े झुंड आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना? एक सवाल आपके स्क्रीन पर है भैया कि इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां दिखाई देता है? तो इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान आपको नागालैंड में दिखाई देता है। कहां पे? नागालैंड में दिखाई देता है, पेरेन नामक स्थान पर। इसे 1993 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब? 1993 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 2 फरवरी 2005 को एक हाथी आरक्षित क्षेत्र के रूप में भी इसको घोषित किया गया। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। हम इटाकी की बात कर रहे थे। चलिए, कामेंग एलिफेंट रिजर्व ये आपको कहां दिखाई देता है? ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में ये आपको दिखाई देगा। इसकी स्थापना 2002 में मानी जाती है। कहां? 2002 में मानी जाती है। ठीक है ना? यह प्रदेश के पश्चिमी कामेंग और पूर्वी कामेंग जिलों में हिमालय की तलहटी में दिखाई देता है। भारत सरकार ने 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत हाथी संरक्षण क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया था, जो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे हाथी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आपको बताना है बालपक्रम नेशनल पार्क, इसे आप बालपक्रम नेशनल पार्क भी कहते हैं। ये आपको कहाँ दिखाई देता है? तो ये आपको मेघालय में दिखाई देता है। कहाँ पे भाई? ये आपको मेघालय में दिखाई देता है। गारो हिल्स में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1987 यानी कि 1987 में की गई थी। तो ये भी दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आपके सामने एक अगला सवाल है, चांगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दिखाई देता है? तो ये आपको लेह जिले में दिखाई देता है। कहां पे भाई? ये आपको लेह जिले में दिखाई देता है। इसकी स्थापना 1987 यानी कि 1987 में की गई थी। समझ गए आप? यहाँ मुख्य रूप से कियान या तिब्बती जंगली गधे आबादी के साथ साथ देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जंगली गधों के लिए जो है वो फेमस माना जाता है। ठीक है ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला सवाल है, मधुमलाई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मधुमलाई के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये कहानी जो है वो नीलगिरी तमिलनाडु की है। कहाँ की? ये तमिलनाडु में आपको दिखाई देता है। इसकी स्थापना 1940 में मानी जाती है, जो आपके सामने दिख रहा है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य के 3 जिले में आपको दिखाई देता है। समझ गए भैया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 3 राज्यों में आपको दिखाई देता है जो आपके स्क्रीन पे है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। इनके 3 जंक्शन पर आपको ये दिखाई देता है। ठीक है? मोयार नदी जो है वो मधुमलाई टाइगर रिजर्व से होकर बहती है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा।
क्लियर? या 1986 में घोषित भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायो रिजर्व का हिस्सा माना जाता है। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। चलिए, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पलामू के बारे में अगर हम बात करेंगे, पलामू टाइगर रिजर्व ये छोटा नागपुर का पठार झारखंड की कहानी है। इसे नवंबर 1973 में स्थापित किया गया था, ये भी आप देख पा रहे हैं। यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। ठीक है भैया, इसे आप दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित माना जाता है? तो ये जो आपका है वो मुंगेर बिहार में स्थित माना जाता है। कहां पे? ये आप मुंगेर बिहार में देखते हैं। इसकी स्थापना 1976 यानी कि 1976 में मानी जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, आपको ध्यान रखना है। भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाने वाले बहुत सारे जानवर हैं, जिनमें आप बाघ देखते हैं यहाँ पर, और तेंदुआ देखते हैं, हिरण देखते हैं, चीतल देखते हैं, सांबर देखते हैं, खरगोश देखते हैं। ये सब आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाई देते हैं। ठीक है भैया, ये अभ्यारण्य जो है वो प्रमुख रूप से किस लिए फेमस है? ये अपने पक्षियों के लिए फेमस माना जाता है। ठीक है ना? अच्छा, अब आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए मैं आपको पासवर्ड दे दूं। तो ये आपका यहाँ पर आपको डी लिखना है, डी, और उसके बाद क्या लिखना है? DEEPAK। दीपक स्पेलिंग आपको आती होगी ना, DEEPAK। और उसके बाद आपको कोई गैप नहीं देना। क्या लिखना है? 2 3 4 लिखना है। ठीक है, दीपक 234 ये आपका पासवर्ड है, जिसे डालकर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां दिखाई देता है? यह आपको लिटिल अंडमान द्वीप अंडमान निकोबार में दिखाई देता है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे 1987 में स्थापित किया गया था। यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। इसका क्षेत्रफल तकरीबन 5 वर्ग किलोमीटर के आसपास माना जाता है। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां दिखाई देता है? तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान आप जैसलमेर राजस्थान में देखते हैं। इसकी स्थापना मई 1981 में हुई थई। मई 1981 में। इसमें काले रंग के चिंकारा को संरक्षण दिया गया है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 3162 किलोमीटर स्क्वायर माना जाता है। राजस्थान राज्य का पक्षी है, जो आपने राज पक्षी है इनका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है। इसी उद्यान में आपको ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है भैया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित माना जाता है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान आप लातेहार झारखंड में देखते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे 1974 में स्थापित किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है। पलामू व्याघ्र आरक्षण 1026 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 980 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अभ्यारण्य के कोर क्षेत्र 226 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर को ही बेतला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान की कहानी है वो किससे जुड़ी हुई है? पलामू से। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको कहां दिखाई देता है? तो ये आपको दिखाई देता है तमिलनाडु में। कहां पर भाई? ये आपको तमिलनाडु में दिखाई देता है। स्थान का नाम रामनाथपुरम। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। यह मन्नार की खाड़ी में 21 द्वीपों पर आधारित एक राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, जो देखने में बड़ा सुंदर है। समझ गए आप? चलिए, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां दिखाई देता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आप पालक्कड़ केरल में देखते हैं। इसको जरा ठीक कर लीजिएगा। ये आप कहां पर देखते हो? ये केरला में देखते हो। ठीक है, इसकी स्थापना 1984 में मानी जाती है। कब? 1984 में। इस वन क्षेत्र को 1847 में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट वाइट ने खोजा था। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की हृदय स्थली मानी जाती है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सुंदरता के बारे में तो आप जानते ही हैं। चलिए, कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको कहां दिखाई देता है? तो कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान आपको जामनगर गुजरात में। कहां पे भाई? जामनगर गुजरात में दिखाई देता है, जिसकी स्थापना 1982 यानी कि 1982 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। समझ गए? जामनगर स्थित मैरीन राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री अभ्यारण्य माना जाता है। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ के 42 द्वीपों में पिरोटन द्वीप सबसे खास माना जाता है।
तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। पिरोटन द्वीप का नाम भी आपको याद रखना है। ये सब चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ गए। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ दिखाई देता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। स्थान का नाम चांगलांग। स्थापना 1974 में हुई थी। कब, 1974 में इसको स्थापित किया गया था। इसे 1983 में एक बाघ रिजर्व व राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। कब, 1983 में। ये भी याद रखिएगा। उद्यान से नामदफा नदी भी बहती है, जिस वजह से इसका नाम नामदफा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। तो ये भी आपको दिमाग में सेट करना है। चलिए अंतिम सवाल की बात करेंगे। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां दिखाई देता है। तो ये जो आपका नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है, ये मेघालय राज्य में पश्चिम गारो हिल्स जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, जो आपके स्क्रीन पर है। इसे 1986 में स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए हाथी तथा हुलाक गिब्बन सहित अनेक प्रकार की प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। और आपको ये भी बता दें, यूनेस्को ने मई 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी सूची में इस राष्ट्रीय उद्यान के साथ बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान को भी जोड़ा था। तो ये आपके 25 सवाल हैं, जो आपका पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और चैनल को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना करिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट, ऐसी पीडीएफ आपको जल्दी मिलने वाली नहीं है। तो ये हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप बाकी के वीडियो भी मेरे देख सकते हैं, जैसे हमने इससे पहले 2 वीडियो डाले हुए हैं, जिसमें आप लोग वर्तमान में कौन क्या है 2021 देखने को मिलने वाले हैं। तो वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।